क्या बच्चों आपने G7 के बारे में सुना है? तो आप लोग हाल ही में देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो G7 समिट में अभी कनाडा में भाग लेने गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को G7 के बारे में समझाऊंगा। तो G7 बेसिकली ये होता है कि G का मतलब होता है, G अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि G क्या है। G एक ग्रुप है, किसका? 7 मेंबर कौन होते हैं? जैसे आपकी अपनी खुद की कंट्री है, वो अपनी खुद की उसकी संप्रभुता है, वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेती है। सेम उसी प्रकार से अलग अलग देश जब कोई भी निगोशिएशन करते हैं ट्रेड से रिलेटेड या कोई कॉमर्स से रिलेटेड या कोई और चीजों में जो पार्टनरशिप करते हैं, क्योंकि कोई भी देश अपने आप में पूरी तरीके से समृद्ध नहीं है। हर आदमी को किसी न किसी की जरूरत है, हर आदमी एक दूसरे से इंटरेस्ट पे जुड़ा है। तो उसी इंटरेस्ट पे जब हम इंटरनेशनल कोई भी मीटिंग करते हैं या कोई भी कोऑपरेशन बनाते हैं, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे ग्लोबल सिक्योरिटी पीस की बात हो, तो हम एक दूसरे के सहयोग के साथ जब आपस में बढ़ते हैं, जैसा कि जब हमारे देश में जब G20 समिट हुआ तो उसका जो आप लोगों ने टाइटल देखा था वो क्या था कि वन प्लैनेट वन नेशन वन ग्रोथ। तो वही बात है कि ये जो G7 समिट है ये पूरी तरीके से ग्रुप ऑफ 7 कंट्रियों की बात करती है। ये 7 कंट्री अपने आप में इतनी पावरफुल है या इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि ये पूरे जितनी भी विश्व की आर्थिक हम कह सकते हैं सफलता है या जीडीपी है उसका 40 से 42% होल्ड करती हैं। तो अगर ये कंट्रियां बेहतर परफॉर्म करेंगी तभी जो छोटी रीजनल कंट्री हैं या अपनी अपनी हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो बटे हुए हैं ग्रुप, उनमें से कुछ ईस्ट कंट्री हैं, कुछ वेस्ट कंट्री हैं या कुछ अलग अलग कॉन्टिनेंट के हैं, उनमें जो अलग अलग प्रकार की कंट्रियां उनका सहयोग हो पाएगा। या जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो किस तरीके से डेवलपिंग की मदद करें, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री अपने आप पे डेवलप्ड पे पूरी तरीके से निर्भर है, क्योंकि इन्होंने अपने को इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लिया, इतना बेहतर कर लिया है कि इनके पास पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल पावर है। ये इसी वजह से हम इन ग्रुप 7 कंट्रियों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अब हम ग्रुप 7 के बारे में समझते हैं। ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्रियां होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं G7 दोस्तों। तो G7 का मतलब होता है कि ये एक डेवलप्ड नेशन है, ये अपने आप में इतने स्ट्रांग है, इतने मैन्युफैक्चर्स हैं, इतने इनकी इंडस्ट्रियलाइज ग्रोथ है या हम कह सकते हैं इतना डेवलप है हर प्रकार से, चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में हो, चाहे सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे ट्रेड कॉमर्स, हर प्रकार से अपने आप में सक्षम है। जब ये दूसरे कंट्रियों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, कोई बायलैटरल ट्रेड करते हैं या कोई कॉपरेशन बनाते हैं, तो एक दूसरे के सहयोग से जो इस प्रकार के आपस में एक जगह मिलते हैं या जहाँ पे जो भी वेन्यू डिसाइड होता है उसी को हम G7 के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब इसमें कई सारी कंट्रियां जो अपने आदान प्रदान विचार विमर्श करती हैं, अपने ट्रेड के बारे में बताती हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है, जो करंट चैलेंज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हो रहे हैं उनके बारे में पता लगाने का प्रयास करती हैं या एक दूसरे का सहयोग करती हैं, जिससे सबका साथ सबका विकास, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि सबका साथ सबका विकास हो। तो उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के जरिए एक विश्व ग्लोबल पटल पे सब लोगों को रखना चाहते हैं या आपस में एक दूसरे को हम कह सकते हैं कोऑपरेशन या प्रॉस्पेरिटी बनाना चाहते हैं, जिससे हम कोई भी करंट प्रॉब्लम हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, साइबर टेररिज्म की बात हो या टेररिज्म का मुद्दा हो या कॉन्फ्लिक्ट इश्यू हो या ट्रेड वार है, उनसे निपटने के लिए इस प्रकार के जो ग्रुप बनाए गए हैं ये एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, जिससे जो इंटरनेशनल रेस है या इंटरनेशनल पीस है वो जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है वो बेहतर तरीके से चलता रहे। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें कई प्रकार की कंट्रियां शामिल हैं जो अपने आपस में अपने विचार विमर्श, ट्रेड पॉलिसी, इन सारी चीजों पे बात करती हैं, जिसमें जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। आप लोग जानते हैं कि अपने आप में ग्लोबल कंट्री है और हम इसको कहते हैं सुपर पावर, क्योंकि इसने अपने आप को हर तरीके से इतना डेवलप कर लिया है कि ये सब पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाती है। इन्फ्लुएंस इस वजह से कहीं ना कहीं ये कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन या जो छोटे कंट्री है उनको सपोर्ट भी करती है, उनको प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। जैसे यूके है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, ये कंट्रियां हैं 7 ग्लोबल मेंबर है जो आपस में मिलकर इस प्रकार के चीजों को आपस में जो भी ग्लोबल रिलेटेड इशू होते हैं उनको
सॉल्व करती हैं, उनमें जो प्रॉब्लम है उन चैलेंजेस को समझती हैं और इसके बाद उस पे अपना एक नया गाइडलाइंस, अपना नया पर्सपेक्टिव और किस तरीके से आगे भविष्य में क्या रणनीति हो, किस प्रकार से हमारी पार्टनरशिप और हमारी फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और एक बेहतर जिसको हम कल्चरल एक्सीलेंसी बना के रख सकें, तो उन्हीं सारी चीजों पे ये बात करती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को, लेकिन हम ये चीजें समझ रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज का, कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंसान हो, हर आदमी का एक इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हम अगर पढ़े तो जीरो स्टूडेंट में रूसो पांड है जो इंटरेस्ट की बात करते हैं कि इंटरेस्ट कई प्रकार के होते हैं। एक प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, एक पब्लिक इंटरेस्ट होता है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, एक नेशन के प्रति इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ जब नेशन अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, जैसा हम लोग डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ कई प्रकार के डिप्लोमेट आपस में निगोशिएशन, ट्रीटी, कॉमर्स और एक प्रकार से कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के जरिए कोई ग्लोबल पार्टनरशिप को साइन करते हैं या कोई आपस में जो मुद्दा होता है उस पर विचार विमर्श करते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी, इसका मेन पर्पज है कि जो छोटी कंट्रियां हैं, जो जैसे अभी कहीं पे युद्ध हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, या वो भुखमरी से परेशान है, या कोरोना वायरस आ गया, इबोला वायरस आ गया, कोई और भी डिजास्टर हो गया, तो इनको रिलीफ देती हैं, फाइनेंशियल स्टेबल करती हैं, ताकि वो भी अपनी कंट्री में ग्रोथ कर सके, इंडस्ट्रियलाइज हो सके और अपने आने वाले समय में अपने को डेवलप कर सके। जैसे अब इंडिया जो है वो अभी तक डेवलपिंग कंट्री थी, लेकिन अब वो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इसीलिए ये जो ग्रुप है ये इन छोटे छोटे डेवलपिंग नेशन को न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं कि वो आके इस प्रकार से अपने आप को समृद्ध बनाएं और इनसे बहुत सारी चीजों पे टेक्निकल एडवांस सीखें। इसके बाद जो भी नई नई टेक्नोलॉजिकल स्किल हैं उनको सपोर्ट, उनको फ्रेंडशिप, सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो एक ग्लोबल पीस, हार्मनी और स्टेबिलिटी बनी रहे मार्केट में। तो आशा करता हूं, जैसे क्लाइमेट बड़ा चेंज मुद्दा है, आप लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी इटली में बहुत ज्यादा जो लावा है वो फैला। इसके बाद आप जो देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पारा इतना ज्यादा जा रहा है। आपने इंग्लैंड में देखा कि वहां पे जो जंगल है उनमें आग लग गई, या आप देख रहे हैं गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, इतना ज्यादा हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और CO2 और ये जो बहुत सारी चीजें हैं, इस पे जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी वजह से होता है, या ग्रीन हाउस इमिशन जो होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की जो हीटिंग होती है उसकी वजह से ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो इस पे एक सोल्यूशन बनाना, कार्बन क्रेडिट बनाना, ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना, ग्रीन GDP बनाना, ग्रीन सोल्यूशन देना, ग्रीन इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाना, और बेहतर एक जो हम स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं उन सारी चीजों पे पैसा देना, फंडिंग देना, तो ये सब इन्हीं का काम है। सिक्योरिटी इशू, जैसे अभी गाजा और स्ट्रिप पे बात चल रही थी, जैसे इजराइल, ईरान और अभी हम लोग इजराइल की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो आप लोग का रसिया यूक्रेन था उस पर लड़ाई हुई। तो इन सारी चीजों में उनको समझाना, उनको एक बेहतर को जो भी उल्लंघन कर रहा है उनको आपस में उनकी बात को सुनना, उस पर एक नया निर्णय लेना। सीज फायर वायलेशन, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि US के प्रेसिडेंट जो हमारे अभी आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को देखा किस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान में जब लड़ाई जैसे हालात पैदा हुए तो उन्होंने आके मानवता के लिए, पीस के लिए, हार्मनी के लिए और बेहतर ट्रेड और एक प्रकार से जो सर्वाइवल की रेस है वो चलती रहे और बेहतर तरीके से दोनों कंट्री के बीच में जो रिश्ते हैं परस्पर बने रहे, उस पे आके उन्होंने बीच में आर्बिट्रेशन करके, या हम कह सकते हैं मध्यस्थता कराई। तो ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ बड़ा एक कारण है। G7 जो बात करते हैं कि कोई भी ग्लोबल हेल्थ से समस्या हो, जैसे इबोला आया, कोरोना वायरस आया, इसके पहले मार्स आए, जितने भी ये वायरस हैं या जितने भी जो भी ग्लोबल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम या समस्याएं से कोई कंट्री जूझ रही है उसको असिस्टेंस देना, ह्यूमैनिटेरियन एड देना, उनका ये काम है। जियो पॉलिटिक्स इशू में जो भी आप डिप्लोमेटिक से रिलेटेड चीजें देखते हैं या जो इंटरनेशनल रिलेशन पे उथल पुथल होती है, या एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कोई सैंक्शन लगाती है, कोई कोटा लगाती है, कोई रिस्ट्रिक्शन करती है,
तो वो सारी चीजों पे उसको बैलेंस करना, बैलेंस ऑफ पावर करना, आर्म रेस में जो लोग ज्यादा भाग रहे हैं उसको न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना, एक बेहतर तरीके से अपने कंट्री को सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करना, आर्म को लगातार आधाधुंध नहीं यूज करना, या जो भी ट्रीटी है उसको मनवाना, जैसे ईरान मानने के लिए तैयार नहीं, वायलेशन कर रहा है इंडियन एटॉमिक जो उनका एजेंसी बनी हुई है वीना में। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अब चलता हूं, मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताता हूं जिसमें इसमें सबसे ज्यादा जो होता है सबमिट होती है, जहाँ पे डिस्कशन डिबेट ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग को पसंद आया होगा। अब ये ग्रुप्स ऑफ समिट हमेशा अलग अलग समय पे अलग अलग जगह होती, जैसे अभी इसके पहले इटली में हुई, अभी कनाडा में हुआ। तो जो भी करंट के मुद्दे होते हैं उनको उठाया जाता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मामला हो, टेररिज्म का मामला हो, साइंस टेक का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, या जो भी कोई डिजास्टर कहीं हुआ है, या कोई जो भी नई चीजें कहीं इमरजेंसी है, वार चल रहा है, या कोई ह्यूमैनिटेरियन एड देना है, या और भी इनोवेशन है, सिक्योरिटी है, या ग्लोबल पीस के लिए, तो ये सारी चीजों पे इनका डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे 2024 में इटली में हुआ, अभी 2025 में अभी नरेंद्र मोदी गए हैं। तो जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, वहां अपनी बात रखते हैं और उससे समाधान निकालते हैं, जिससे ये सारे लोग मिलकर वो एक नया रूल्स बना सके, एक नई पॉलिसी बना सके, एक बेहतर जो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में एक बैलेंस बना रहे। तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं, जिससे जो स्टेबिलिटी बनी रहे। जैसे अभी यूक्रेन पे मामला आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में आप देख रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू है, या कोई ग्लोबल डिसीजन है, क्लाइमेट टारगेट है, कार्बन इमिशन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको कम करना, CO2 का इमिशन कम करना, या कोई डिजिटल पॉलिसी बनाना, या डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से हो, उन सारी चीजों पे ये बात करता है। तो अब हम इंडिया क्योंकि इसका मेंबर नहीं है, ये एक तरीके से ऑफिशियली कभी कभी अपॉइंट के, तो इंडिया को क्यों G7 में शामिल करा जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट हम कह सकते हैं आने वाले समय में इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ आ रहा है। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस वजह से, क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन एड में भी मदद करता है, जो और कंट्रियां उनको सपोर्ट करता है, साथ ही साथ चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको भी कम कर दे। तो ये जो है इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन गेस्ट कंट्री की तरीके बुलाया जा सकता है। लेकिन कुछ खामियां ये है कि ये जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन है ये छोटे लोगों का सहयोग नहीं करते, या जो छोटी कंट्री है, रीजनल कंट्री है, चाहे वो अफ्रीका हो, सूडान हो, इथोपिया हो, या और जो भी कंट्रियां हैं उनको पूरी तरीके से मदद नहीं करता। ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रियों के बीच में व्यापार का एक जरिया है, या उन्हीं की बातचीत सुनी जाती है, उनके व्यू पॉइंट या उनको डिसीजन मेकिंग में नहीं रखा जाता। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जिनके बारे में ये बात करता है। तो ये लेस फोकस करता है, इसका जो एजेंडा है वो बायस है, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। इनके जो अपने खुद के भी हुए उसी चीज पे बात करते हैं। ये बेस्ट सेंट्रिक अप्रोच है कि जितनी बेस्ट कंट्री है या बेस्ट इन्फ्लुएंस जिन कंट्रियों का है उन्हीं को सपोर्ट करेगा, इसके अलावा और किसी चीज का सपोर्ट नहीं करेगा। डीग्लोबलाइजेशन, जैसे अभी आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को देखा कि अपनी इंडस्ट्रियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपनी जो उनकी लोकल इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किस तरीके से इंटरनेशनल जो एरिना है उससे ट्रेड और कॉमर्स कम करने में उनका फोकस नहीं है। वो डीग्लोबलाइज होना चाहते हैं, वो सेंट्रिक अप्रोच अपनाना चाहते हैं, वो एक अपने कंट्री के अंदर किस तरीके से ग्रोथ करना है, वो ज्यादा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन या इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक्सपेंशन नहीं करना चाहते। वो अपनी इंडस्ट्री, अपने जो टेरिटरी है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो बेसिकली ग्लोबलाइज नहीं होना है, वो डीग्लोबलाइज होना चाहते हैं। जो उनकी खुद की नेशनलिस्ट पॉलिसी है या उनके रीजनल बेसिस पे जो चीजें हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी जो लोकल इंडस्ट्री, जैसे हमारे मोदी बताते हैं कि लोकल फॉर वोकल, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो छोटी कंट्रियां उनका लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो और अपने दोस्त अर्पित कुमार को, इलाहाबादिया को
लाइक सब्सक्राइब करते रहे। कि इसमें मैं आप लोगों को एक शायरी बताऊंगा कि झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। बाहर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। कि जो लेवल में डेवलपिंग नेशन है उनको ये सब पता है कि उनको पहनाया जा रहा है, उनको फिर फुसलाया जा रहा है, हर जगह इन्हीं का इन्फ्लुएंस है। फिर भी सब देखने के बावजूद है कि जो झूठे लोग हैं वो झूठे ही हैं। जो जितने डेवलप्ड नेशन है ये हमेशा पागल बनाते हैं। इनका इन्फ्लुएंस आप देख लीजिए, IMF में तो दिख जाएगा, वर्ल्ड बैंक में इनके बिना कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी काउंसिल में देख लीजिए इनका बीटो सिस्टम है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मुझे शायरी याद आ रही है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। राहत इंदौरी की ये शायरी है कि झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, और सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। तो दोस्तों वही बात है कि सच बोलने के लिए कोई नहीं है, बस ऐसे ही सब ज्ञान दे रहे हैं जितनी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।